स्थानीय स्तर पर, यानी जो घोटाला करने की जिन्हें जिम्मेदारी दी गई होगी, उसके शीर्ष पर चंपत राय जी बैठे हुए हैं। चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो अशोक सिंघल के सहयोगी रह चुके हैं। अशोक सिंघल के देहावसान के बाद में उन्हें ही इन सब कामों का इंचार्ज बनाया गया। फिर अनिल मिश्रा इसके अंदर हैं और गोपाल राव हैं, जो जिनका कर्नाटक से संबंध है, और अभी बीच में जाकर वो दत्तात्रेय होसबोले को सारी रिपोर्ट भी दे के आए हैं। हालांकि पुलिस ने मना किया था कि आप नहीं जा सकते अयोध्या छोड़ के, फिर भी वो गए और पूरा वहां पे रिपोर्ट दे के वहां से लौटे। इन दोनों के जो भतीजे थे, चंदन राय और गोपाल राय के भतीजे थे, ये भी लगातार बहुत प्रभावशाली थे इसमें। जो जो गोपाल राव का भतीजा है, उसके बारे में तो एसआईटी को ये बयान दिया गया है कि एक बोरे में भरकर वो हर थोड़े थोड़े दिन बाद ट्रेन से एक कोई सामग्री कर्नाटक ले जाता था और वहां से खाली हाथ हवाई जहाज में लौट के आता था। और ऐसी यात्राएं वो 50 बार से ज्यादा उसने की। कुछ पता नहीं क्या होता था जी। देखिए अभय जी, एक बात आप समझिए कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए इतने सारे लोग हैं, अयोध्या में इतने संत महात्मा हैं, इतने धर्माचार्य हैं, तो उन पूज्य संतों के जिम्मे आपने क्यों नहीं किया मंदिर का देखरेख? भाई आपने उन लोगों का, जैसे हनुमानगढ़ी जी में हम कल दर्शन करने गए, तो हनुमानगढ़ी का जो पूरा संचालन है वो वहां के संत महात्मा करते हैं। उसमें कोई अधिकारी का कोई लेना देना नहीं, कोई बीजेपी आरएसएस का कोई लेना देना नहीं। वहां कभी चढ़ावे में चोरी की कोई बात नहीं है। तो जब यहां पर आप प्रभु श्री राम का मंदिर बना रहे हैं, उसमें आपने अपने अधिकारी रख दिए, उसमें आपने आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी के लोग रख दिए, उसमें आपने पूरा एक बाहर से बुला के लोगों को रख लिया। भाई गोपाल राव को क्यों वहां पे रखा गया? किस कारण से रखा गया? उनका क्या लोकस बनता है? तो इसलिए ये तो बुलाए इसी काम के लिए गए थे। बिल्कुल। अभी मैं आपको और कागजात दिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको जी। और भी कुछ दिन में कागजात देने वाला हूं कि कैसे वहां के व्यापारियों को गोपाल राव ने जमीनें खरीदवाई हैं अयोध्या में। अच्छा। हाँ, अब इसमें दूसरा एक प्रश्न उठता है, अगर ये 8 लोग जो कि जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए हैं, जो छुटवइये हैं, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा इनकी जेब में 5-10 करोड़ रुपया गया होगा एक व्यक्ति की जोड़ में। ये मान लिया जाएगा एक व्यक्ति ने 10, हम लोग समझने के लिए ये मान के चल रहे हैं, एक व्यक्ति ने 10 करोड़ का घोटाला किया तो ये 80 करोड़ की रकम हुई जो इन लोगों ने खाई होगी। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने जो पैसा खाया होगा निजी तौर पर, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कुछ गला इन्होंने भी अपना तर्क किया होगा इस पूरी प्रक्रिया में। लेकिन 2000 करोड़ की रकम डकार जाए, इनमें से किसी की क्षमता नहीं है। मैं इसीलिए तो आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं कि चंदा चोर पार्टी ने अपने लोगों को बिठाकर प्रभु श्री राम का मंदिर लुटवाया है और लूट का माल ऊपर से लेके नीचे तक गया है। इसी के कारण अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है जी। वरना आप बताइए, पूरे देश में थू थू हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, चंदा चोर पार्टी की। वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग अगर अपनी जुबान खोल देंगे तो हमें मुंह दिखाने को कहीं नहीं मिलेगा। इनका तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जैसे गांवों में होता है। खाना पीना बंद कर देते हैं लोग ऐसे लोगों के घरों में जो मंदिर में चंदा चोरी करते हैं या मंदिर में कोई गहना आभूषण चुराते हैं। तो ये तो बहुत बड़े डकैत हैं। देखिए संजय जी, आप बताइए, प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी कर ली, प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी कर ली। ठीक बात। बताइए, राजा भरत जी ने प्रभु श्री राम की पादुका रख के 14 वर्ष तक शासन किया और भाजपा ने उसी पादुका को ही चोरी कर लिया। बताइए आप। बिल्कुल। तो ये हालत है इनकी। हाँ, देखिए आप इस भ्रष्टाचार के पहले विसिल ब्लोअर हैं। आपने ही इस भ्रष्टाचार को सबसे पहले इसका पर्दाफाश किया। जब आपने इसका पर्दाफाश किया, देखिए उस बार में और इस बार में एक फर्क है। मैं आपको बता दूं, आपके दर्शकों के लिए भी बता दूं। जी। जब मैंने पहली बार ये पर्दाफाश किया था तो मुझे देश भर से गालियों के फोन आए थे। तू कैसा आदमी है, तू क्या है, ये कैसे किया, वे तुझे तो तू धर्मद्रोही है, फलाना ढिमका। लेकिन इस बार मुझे ऐसे एक भी फोन पूरे देश से कहीं से नहीं आए, बल्कि लोगों ने मैसेज किए, मैं आपको दिखा सकता हूं, और फोन किए हैं कि नहीं भाई साहब, ये लोग चोर हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इनको एक्सपोज करके।
जी जी, इसका बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल। लोगों का मन आहत हुआ है। अभय जी, 72% चढ़ावे में कमी आ गई। यानी उनके मन में अब ये बात बैठ गई, लोगों के उनके मन से भरोसा टूट गया कि भाई यहाँ पे हम चढ़ावा चढ़ाएंगे तो ये सुरक्षित रहेगा। ये भरोसा अब नहीं रहा लोगों को। बिल्कुल। अब जितने मैं भी एक राम भक्त आ रहे हैं, उन्होंने 72% चढ़ावे में कमी हो जी गई। जी जी, अब मैं एक तथ्य की तरफ आपका ध्यान जब आपने ये पर्दाफाश किया उस वक्त, तो कुछ पत्रकारों ने भी कुछ जांच पड़ताल की अपने स्तर पर। आपको उसकी जानकारी है, मैं ये जानता हूं। जब कुसुम पाठक से 3 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जमीन खरीदी और उसके 2 10 करोड़ मिनट बाद 2 2 करोड़, करोड़ हाँ हाँ, उसके 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में चंपत राय ने ट्रस्ट की तरफ से वो जमीन खरीद ली। तो उन पत्रकारों के सामने 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के पास 2 करोड़ रुपए कहां से आए? क्या ये लोग कोई 30 मार खाए हैं, कोई व्यापारी हैं? 2 करोड़ रुपए कहां से आए इनके पास? और तो और ये जो 18.5 करोड़ रुपए इनके खाते में गए, वो कहां गए? क्या इनके खाते में अभी पड़े हुए हैं? इन्होंने उस 18 करोड़ रुपए का क्या किया? भाई रुपया तो ट्रांसफर हुआ ही होगा, तभी तो जमीन का सौदा हुआ। 17 करोड़ ट्रांसफर किया गया था तुरंत, और बाकी जी पैसे इन्होंने जो भी दिए होंगे जी कैश में जैसे। हाँ, और तीसरा प्रश्न पत्रकारों के सामने ये था कि नियमानुसार 1 करोड़ से ऊपर का जो कोई सौदा होता है, उसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को, इनकम टैक्स को देनी पड़ती है। फिर इनकम टैक्स वाले सक्रिय होते हैं, पता लगाते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नियम कानून के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें इनकम टैक्स वो जानकारी भी दी गई होगी, लेकिन इनकम पता टैक्स नहीं दी गई होगी कि नहीं दी गई मुझे। हाँ, कुछ पता देखिए, नहीं। प्रक्रिया तो कोई मानी नहीं गई ना। अगर मानी नहीं प्रक्रिया गई। मानी गई होती तो जमीन खरीद के प्रस्ताव तो सबसे पहले इनको मीटिंग में रखना चाहिए था, अपने ट्रस्ट की मीटिंग में पास कराना चाहिए था। उसके भी कोई तब उसका कागजात नहीं है। मुझे आज तक उसका कोई कागजात तो मुझे मिला नहीं, और ना इन तो लोगों ने अपनी सफाई में कहीं वो पेश किया। तो पत्रकार लोग उस खोजते हुए उस बैंक तक भी पहुंचे जिस बैंक में इन दोनों का खाता था, लेकिन बैंक वालों ने कोई सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और बिल्कुल ब्लॉक कर दिया पत्रकारों को। उसके बाद वो जांच वहीं की वहीं रुक गई। किसको मरना है सर, कौन बताएगा? आप सही बताइए। कह रहे हैं। तो उसमें एक सामान्य किस ज्ञान हमें ये कर्मचारी को बताता किसकी है। हिम्मत है कि वो अपना ठीक बात, सस्पेंशन करा के घूमे बेचारा। ठीक बात है। सामान्य ज्ञान हमें बताता है कि ये 2 करोड़ रुपए जो दिए सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक को, ये 2 करोड़ रुपए भी एक ही जगह से आए थे जहां से वो 18.5 करोड़ रुपए आए। यानी कुल मिला के 100%। जो आपने कहा ना कि पूरा माफिया वाला मामला चल रहा था। दोनों मामलों में गवाह एक ही हैं, ऋषिकेश गवाह भी उपाध्याय और अनिल मिश्रा। अगर जी। मान लीजिए हम प्राइवेट 4 लोग हैं और कोई खरीद फरोख्त कर रहे हैं जमीनों की, उसमें इन लोगों का क्या लेना देना था? बिल्कुल ठीक बात क्यों है। ये गवाह बने उसमें? अब मैं एक राजनीतिक प्रश्न आपसे पूछूंगा। ये सभी प्रश्न राजनीतिक हैं, लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका के ऊपर देखिए, ये तो बात सही है। एक ये मिनट, कमेटी बनाई। जी जी। पूरी बात कर लूं। देखिए, ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ का इस मंदिर के घोटाले में पहली नजर में कोई हाथ नहीं लगता, क्योंकि अयोध्या पीठ को अलग कर दिया था इन लोगों ने उससे। महंत अवैधनाथ की भूमिका के बावजूद राम जन्मभूमि में इन लोगों ने, आरएसएस ने जब उसमें कब्जा किया ट्रस्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ट्रस्ट बना, आरएसएस ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, अपने लोगों को बैठा दिया और चालाकी से योगी आदित्यनाथ और उनके गोरख पीठ को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया। योगी आदित्यनाथ जब भूमियां जमीनें खरीदी जा रही थी, 17 गुना, 18 गुना, 20 गुना दामों में भूमि खरीदी जा रही थी, उस प्रक्रिया में ये शामिल नहीं थे। अच्छा, अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चंपत राय से उनकी बनती भी नहीं है, इस बात के भी प्रमाण उपलब्ध हैं। वो चंपत राय को नापसंद भी करते हैं। पिछली मीटिंग में उन्होंने आदेश भी जारी करवाया था कि चंपत राय इस मीटिंग में नहीं आएगा, वो अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। ये सब आदेश भी जारी कराए थे। लेकिन योगी जी डींगे तो बहुत बार रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें जरूर हाँक रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा, लेकिन मुझे तो वो इस पूरी लीपापोती में पूरी तरीके से सक्रिय नजर आते हैं। अब आपको उसके कारण बता दूं, आपकी बातों के कारण वही क्या जानना चाहता हूं आपसे। भाई आप बताइए, क्या बयान दे रहे हैं ये? ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी बनाई गई, यानी चोरों के अनुरोध पे एसआईटी बनी। चोर कह रहे हैं भाई एसआईटी बना लो, बन गई एसआईटी। जब एसआईटी ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली, मैं जाके वहां पे साक्ष्य देके आया, जब
जब अरविंद केजरीवाल वहां पे पहुंच गए तो आनन फानन में ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। याद रखिएगा इस बात को सर, एसआईटी ने एफआईआर नहीं दर्ज कराई, ट्रस्ट ने एफआईआर कराई। तो ट्रस्ट ये एफआईआर पहले दिन क्यों नहीं कराया? ट्रस्ट तो ये पहले दिन भी करा सकता था ना ये एफआईआर। बिल्कुल, ट्रस्ट ने एफआईआर पहले दिन तो नहीं कराई। इसका मतलब ये बहुत साफ है कि मंदिर में हुए घोटाले की जांच करने के लिए बना सीएमओ का ट्रस्ट पीएमओ के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट की जांच नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कैसे कर लेगा? ट्रस्ट बनाया पीएमओ ने, एसआईटी बनाई सीएमओ ने, तो कैसे जांच कर लेगा सर? चंपत राय के बारे में यह कहा गया, ट्रस्ट के बारे में, कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई उनसे जानकारी और साक्ष्य मांगा, उन्होंने इसको भी उपलब्ध नहीं कराया, आय व्यय का ब्यौरा नहीं उपलब्ध कराया प्रधानमंत्री कार्यालय ने। तो जो प्रधानमंत्री कार्यालय को कुछ नहीं समझता, इसका मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक मामला है। उसको पता है कि राज्य के मुख्यमंत्री हमारा कुछ नहीं कर सकते, उसको पता है ये एसआईटी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके तार तो ऊपर से जुड़े हुए हैं, ये ट्रस्ट तो ऊपर वालों ने बनाया है, आदरणीय मोदी जी ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनाया है। तो कैसे वो कार्रवाई कर देगा? एसआईटी कैसे कार्रवाई करेगी? अच्छा, अब ये मीडिया इन बातों में कुछ बहस तो करवा रहा है, गोदी मीडिया जो है बहस तो करवा रहा है, लेकिन इसमें एक चालाकी चल रही है, और वो चालाकी ये है कि मोदी जी का नाम किसी तरह इसमें ना आने पाए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर तोहमत न लगे। मुंह दिखाई के लिए संघ का वीएचपी का नाम ले लेते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनको लगातार तमाम सारे आरोपों से अलग निकालते हुए ये लोग इस पूरी बहस को प्रोसेस कर रहे हैं। जी देखिए, गोदी मीडिया का काम क्या है? दिन रात उनको जो एजेंडा पकड़ा दिया जाता है उस पे ही वो बहस करते हैं, वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अभी इस पूरी लड़ाई में आप देखिए, गोदी मीडिया ने कहीं भी न मोदी जी को दोषी ठहराया, न योगी जी को दोषी ठहराया, न चंपत राय को दोषी ठहराया, न किसी की गिरफ्तारी की बात कही, ना किसी को जेल भेजने की बात कही। वो क्या बहस कर रहा है? जो हम लोग दिखा दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, उतना तक वो दिखा देते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी उनकी। उनकी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई रिपोर्ट हुई तो आप बताइए। मैंने तो खुलेआम कहा जिस दिन एसआईटी की रिपोर्ट दे के मैं आया, एसआईटी को अपनी रिपोर्ट दे के जब मैं आया, अपने सारे कागजात और दस्तावेज दे के जब मैं आया बाहर, तो मैंने एक ही बात कहा कि भैया जो आलोक बंसल ने जमीन बेची है चंपत राय को, वो जमीन आप देख के आइए, अपना कैमरा लेके जाइए और वहां से प्रभु श्री राम का मंदिर कितनी दूर है, उतनी दूर पैदल चल के चले जाइए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जमीन किस काम के लिए खरीदी गई। यानी आप समझ लीजिए 3 किलोमीटर आगे मंदिर है, 4 किलोमीटर आगे मंदिर है, और वहां पे 4 किलोमीटर आगे जो प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके लिए जमीन खरीदी जा रही है 4 किलोमीटर पहले। तो उसका उपयोग क्या है वो भी स्पष्ट नहीं है। तो जिसको कहा जाता है खुला खेल फर्रुखाबादी, तो खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ। तो इसमें उत्तर प्रदेश चुनाव सिर पे है, तो उसकी राजनीति की भी एक भूमिका है जो शायद आप उसको रेखांकित करना और ट्रेस करना पसंद करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही भंडाफोड़ 1 साल पहले हुआ होता, यानी चुनाव करीब डेढ़ साल दूर होता, तो शायद योगी जी इसके अंदर कोई कार्रवाई करते, गंभीर कार्रवाई करते, या जो घोटालेबाज हैं उनकी जांच करा के उनको कुछ को अंदर करते हुए दिखाई पड़ते। आज स्थिति यह है कि चूंकि सिर पर चुनाव है और योगी जी को भाजपा आला कमान के साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ना है, वरना वो हार जाएंगे। वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव वो लोग हार चुके, और उस वक्त भाजपा आला कमान में और इनके बीच में झगड़ा था, तनाव था उनके बीच में। इसकी वजह से ये लोग जितनी अनियमितता कर सकते थे वो नहीं कर पाए। तो इसलिए शायद वो चाहते हैं कि इस वक्त ऐसा कोई काम ना करें जिससे ये मोदी और अमित शाह के
खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़े। ये भी एक बड़ा मेरे ख्याल से कारण हो सकता है जिसमें योगी जी की दुविधा निकल कर आती है कि वो इसमें वो चंपत राय एंड कंपनी के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर सकते जो कार्रवाई वो अन्यथा कर ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर देखिए बात क्या है। मैंने जैसा आपको कहा कि जो ट्रस्ट पीएमओ ने बनाया है उसकी जांच योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब मैंने अपने कागजात दिए थे तो मैंने पूछा था साफ तौर पे इन दस्तावेजों को जांच करने का मैंडेट आपका है? उन्होंने कहा नहीं, हम पूछेंगे ऊपर। तो पूछे हैं तो क्या कार्रवाई किया? क्योंकि जमीन घोटाले से संबंधित तहरीर में कुछ भी नहीं लिखा था। आपने पढ़ी होगी वो तहरीर, एफआईआर की कॉपी आपको मिली होगी, आपने पढ़ा होगा, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इसमें कोई जमीन घोटाला हुआ। अब एक और प्रश्न है, वो ये है कि 2 दिन से मीडिया में खबर उड़ रही है, कल से खबर उड़ रही है कि चंपत राय ने और अनिल मिश्र ने इस्तीफा दे दिया। ये बात चलाई जा रही है। अभी शाम को ये पता चला है कि शायद चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, अभी आपके कार्यक्रम में आने के ठीक पहले। लेकिन उससे पहले कल की जहां तक बात है, कल तो इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था। आज दिन में भी ये लोग मना करते रहे, डिनाई करते रहे, बचाने का हर भरसक प्रयास किया उन्होंने जी। लेकिन अभी शायद कंफर्म हुआ है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। हाँ, मेरे पास एक गोविंद देवगिरी का एक पत्र, जो कि इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, एक पत्र मेरे किसी पत्रकार मित्र ने भेजा है, इसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि चंपत राय और अनिल मिश्र का इस्तीफा उन्हें मिल गया है और इस पर ट्रस्ट की अगली बैठक में वो चर्चा करेंगे, इस विषय चर्चा करेंगे। तो हो सकता है उनके इस प्रस्ताव को ट्रस्ट मना कर दे। हाँ, मना कर दे, बिल्कुल। कि भाई ये लोग देवतुल्य हैं। हाँ। और इन्होंने तो पूरे ईमानदारी से अपना जीवन बिताया है। क्योंकि मुझे इसी प्रकार के तर्क देते हुए लोग मिलते हैं जो कहते हैं वो तो साबूदाना की खिचड़ी खा के रहते हैं, बड़े तपस्वी हैं, त्यागी हैं। तो मैं ये नहीं समझ पाता कि किस प्रकार के तपस्वी और त्यागी हैं, और क्या साबूदाना की खिचड़ी खाने से लोगों का दिमाग काम करना भी बंद कर जाता है? मुझे ये बात नहीं मालूम। इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें वो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद रहे हैं, 24 करोड़ रुपए में नजूल की जमीन खरीद रहे हैं, 55 करोड़ में 9 करोड़ की जमीन तो इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है ना कि चंपत राय जी गड़बड़ी कर रहे हैं। अब वो संत है, महात्मा है, योगी हैं, तपस्वी हैं, ये कैसे माना जाए? इससे क्या मतलब क्या बने रहे? इसका प्रमाण क्या है? कैसे माना जाए? तो हो सकता है कि अगर उसमें ये पत्र में लिखा है कि अगली बैठक में इस पे विचार होगा, इस्तीफा उनका आ गया है, तो हो सकता है ट्रस्ट मना कर दे कि भाई आपको इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, नृपेंद्र मिश्र इस प्रकार के बयान भी देते हुए घूम रहे हैं मीडिया में। मैं अब अपनी चर्चा के आखिरी दौर में हैं हम लोग। नृपेंद्र मिश्र इस तरह के बयान देते हुए भी घूम रहे हैं मीडिया में कि उन्होंने ये सिफारिश की है, पता नहीं वो सिफारिश देखी नहीं गई है, लेकिन उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि जिस तरह कई अन्य मंदिरों में और धर्म स्थलों के ऊपर उनके इंतजाम करने वाली संस्थाओं के सीईओ नियुक्त किए गए हैं, उसी तरीके से राम मंदिर में भी एक सीईओ नियुक्त किया जाए। इस वक्त इस सुझाव को आप किस रूप में देखते हैं? ये अधिकारियों के डंडा चलाने का काम नहीं है अभय जी। जी, ये धर्माचार्यों का काम है, पूज्य संतों का काम है, महात्माओं का काम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, अब संचालन की जिम्मेदारी धर्माचार्यों को दीजिए, संत महात्माओं को दीजिए। अब क्यों वहां सीईओ पीईओ क्यों बैठाना चाहते हैं भाई? अभी तक बैठे तो थे आप लोग, आप लोगों के बैठे रहते हुए भी गड़बड़ी हुई, तो क्यों सीईओ पीईओ रखना चाहते हैं वहां पे? ये तो मुझे लगता है कि एक बिल्कुल गलत दिशा में चीजों को ले जाने की बात होगी। यानी इससे मंदिर में आप चाहते हैं कि ईमानदारी से सारा काम हो, तो आप धर्माचार्यों के, संतों महात्माओं के भरोसे धार्मिक कार्य को छोड़ दीजिए। एक काम तो छोड़ दीजिए, धार्मिक काम तो छोड़ दीजिए कम से कम। यही संजय जी आपकी दलील से स्पष्ट निकल के आता है कि ये लोग एक काम नहीं करना चाहते, वो ये है
कि जो भारत में हिंदू धर्म का जो प्रतिष्ठान है, मंदिरों का और दूसरी जगहों का, उस प्रतिष्ठान को वो साधु संतों के से छीन लेना चाहते हैं, वो शंकराचार्यों से छीन लेना चाहते हैं, वो वैष्णवाचार्यों से छीन लेना चाहते हैं, वो तमाम हिंदू धर्म के जो अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के जो मुखिया हैं, उनसे वो छीन लेना चाहते हैं। ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक वक्तव्य में बताया है कि इस ट्रस्ट से पहले जो ट्रस्ट था, उसमें 4 शंकराचार्य थे, उसके अंदर 12 वैष्णवाचार्य थे और उसमें बहुत सारे अखाड़ों के महंत शामिल थे, उसके अंदर मुखिया शामिल थे। उस सबको रामालय ट्रस्ट जो पहले बना था जी जी, तो ये उस ट्रस्ट की शायद बात कर रहे होंगे स्वामी जी और मुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई धर्माचार्यों के भरोसे आप क्यों नहीं छोड़ देते हो? आप तो एक्सपोज हो गए, चंदा चोर पार्टी तो एक्सपोज हो गई ना पूरे देश में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप राम के सहारे आए थे और राम ही आपको लेके जाएंगे जिस प्रकार की चंदा चोरी आपने की है। तो इसका मतलब ये जो घटना हुई है, मैं तो इसे देश में इससे बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं। मोदी की सरकार में ही कौशल विकास मंत्रालय का 10,000 करोड़ का घोटाला है, जिसका सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है उसका। इसको दबा दिया गया सब लोगों ने मिलकर 10,000 करोड़ रुपए घोटाले का। तो 10,000 करोड़ घोटाले से ही छोटा होने के बावजूद भी राजनीतिक महत्व और हिंदुओं की श्रद्धा के संदर्भ में अगर देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा घोटाला है। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब इससे क्या लगता है कि इनकी जो एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार के खिलाफ तेजी से जमा हो रही थी, इसमें मेरे ख्याल से एंटी इनकम्बेंसी में इस घोटाले से एक रेडिकल उछाल आना चाहिए। एक साथ जुड़ती जा रही हैं। भारत का प्रधानमंत्री घुटना टेक प्रधानमंत्री हो गया ट्रंप के आगे, उनका 56 इंची का सीना गायब हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि खराब कर रहे हैं, ही कीकी मेलोडी चॉकलेट, यही सब चल रहा है। महंगाई देश में बढ़ ही रही है अलग से। ईरान से आपने अपने रिश्ते जानबूझ के खराब कर लिए जो परंपरागत रूप से अच्छे थे। अमेरिका रोज आपको कह रहा है कि हम निगरानी करेंगे, रूस से तेल खरीद रहे हो कि नहीं, अगर खरीदते पकड़े गए तो टैरिफ बढ़ा देंगे। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में पेपर लीक हो रहा है, चंदा चोरी हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये इनके ताबूत में आखिरी कील बनेगा। ये पूरा जो खेल इन्होंने किया है और इसके परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने बहुत बेबाक तरीके से पूरी बात रखी। आपका जो विश्लेषणात्मक जो फ्रेमवर्क है, जो परिप्रेक्ष्य है, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है और उससे पता लगता है कि कितने बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये घोटाला इन्होंने आध्यात्म के साथ किया है, ये घोटाला उन्होंने श्रद्धा के साथ किया है और इस घोटाले की सजा जनता इन्हें जरूर देगी और बहुत जल्दी ही इनको इसकी सजा भी मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। नमस्कार। पर फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने कीमती समय में से कुछ नई परख के दर्शकों के लिए निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, नमस्कार।